रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4th लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं वो सारे के सारे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं देख लिया जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस। तो कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन पाथवे बिटवीन एनाएरोबिक एंड एरोबिक। इसलिए हम ग्लाइकोलिसिस को फंडामेंटल साइकिल या फिर तो कोर साइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इसमें ग्लाइकोलिसिस, सेकंड हो जाएगा इसमें लिंक रिएक्शन, थर्ड हो जाता है क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ और सबसे लास्ट जो इसमें स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 4 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसमें से जो ये ग्लाइकोलिसिस होता है ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या फिर तो आप बोल सकते हो साइटोसॉल में होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म को ही साइटोसॉल भी बोलते हैं। और ये जो बाकी का 3 रिएक्शन है ये कहाँ पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। ये सपोज कीजिए कि हमारा सेल है, थोड़ा सा टेढ़ा सेल हो गया है पर सेल है सपोज कीजिए। इसमें होगा क्या, जो ग्लूकोज होगा वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस वजह से ये जो पायरुविक एसिड है वो इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए इंटर कर जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ रहे हैं ना आप। तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 प्रोसेस है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये साइट हमने दिखाया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस की साइट कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी साइट है, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और ETS की साइट होती है। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसे लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, लिंक करता है। इसे लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। ओके, तो आइए एक टॉपिक इसमें हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा पढ़ लें। माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस के टाइम में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। एक सेल ऑर्गेनेली और पढ़ लें, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा, यूकैरियोट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इन यूकैरियोट में, बट प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये तीनों स्टेप प्रोकैरियोट में कहाँ होगा, प्रोकैरियोट में इनर मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है जिसे हम बोलते हैं मीसोसोम, मीसोसोम में होगा, दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन आप बोल लीजिए यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है वहाँ पे होता है और उसको बोलते क्या है, मीसोसोम बोलते हैं। ये कहाँ पे होगा, प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट। ओके, तो ये भी साइट ही हम बता रहे हैं, साइट बता रहे हैं कि ये प्रोसेसेस होंगे कहाँ पे। तो ये साइट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक को थोड़ा पढ़ लिया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ
यूकैरियोट में ही प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें से हमने आउटर मेम्ब्रेन तो बना दिया। अब ये हुआ इनर मेम्ब्रेन। इसके इनर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके की इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होगी? इनर मेम्ब्रेन क्या होगा? रेगुलर नहीं होता है, थोड़ा सा इरेगुलर होता है। इस तरीके से बीच बीच में क्या होता है? फोल्डेड होता है। इस तरीके से बीच बीच में फोल्डेड होता है। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसमें इस तरीके से कुछ लगा होता है। आपने मैचस्टिक देखा है? माचिस जिसे बोलते हैं तो उसमें जैसे होता है कुछ वैसा ही यहाँ पे भी अटैच्ड होता है। ये जो फोल्डिंग्स हैं इसमें भी कुछ वैसा ही क्या होगा? अटैच्ड होगा। मैचस्टिक, माचिस, हाँ, तो इसमें भी कुछ ऐसा अटैच्ड होता है जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है उसमें। अब इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म लाइक प्रोटीनेशियस कोलाइडल सब्सटेंस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, इसमें जो साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे राइबोसोम होगा, राइबोसोम होगा। कैसा राइबोसोम होगा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा। और क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा। और क्या होगा? यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट प्रेजेंट है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आइए यहाँ पहले इसका सारा नामकरण कर लिया जाए। ये क्या होगा? हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसे बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब ये जो इनफोल्डिंग्स है इसका नाम है क्रिस्टी, इसका नाम है क्रिस्टी। बोल रहा हूँ सृष्टि नहीं, इसका नाम है क्रिस्टी। ओके, अब ये जो क्रिस्टी में मैंने बताया मैचस्टिक की तरह जो प्रेजेंट है, ये आखिर क्या होता है? तो क्रिस्टी में जो ये मैचस्टिक की तरह प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम प्रेजेंट होगा इस पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीसोम प्रेजेंट होगा। और ये जो ऑक्सीसोम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल। आपने कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी में देखा होगा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बना रहा था? F1 F0 पार्टिकल ही तो बना रहा था। इसे मॉर्नन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे मॉर्नन पार्टिकल भी बोल देते हैं, उन्हें थोड़ा सा इज्जत देने के लिए। ओके, मॉर्नन पार्टिकल भी इसे बोलते हैं। तो इसके आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। मैंने बताया इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कैसा होगा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होगा? 70S टाइप का होगा, जो कि प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल होगा उसे क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैंने बताया यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए भी प्रेजेंट होगा, आरएनए भी प्रेजेंट होगा। और ये क्या हुआ? डीएनए। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होगा? ये सर्कुलर डीएनए है। मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि लीनियर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? लीनियर डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, NUCLEUS। और सर्कुलर डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। ओके, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होगा। इसके साथ में इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ
प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के पोर, जिसे हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन के बारे में कहाँ पे दिया है? मैंने ये क्लोरोप्लास्ट में बताया था और ये NCERT में दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आप पेज नंबर 177 ओपन कीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पेज नंबर 177 ओपन कीजिए, वहाँ पे पोरिन प्रोटीन लिखा हुआ है। और ये पोरिन प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। अगर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा होगा इस चैनल से, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ये पोरिन प्रोटीन, जो कि स्मॉल प्रोटीन्स को एंटर करने के लिए स्पेस देता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS होना है। तो ये तीनों प्रोसेस होते कहाँ कहाँ पे हैं, आइए देख लिया जाए। एक नोट पॉइंट लिख लिया जाए ना, नोट। देखिए, लिंक रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब देखिए, कुछ लोगों का मानना है, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का, कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक रिएक्शन लिंक करता है, तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे होता है, मीन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। बट NCERT ने साफ साफ लिख दिया है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, तो बात ख़त्म। हमें क्या याद करना है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं याद कीजिए। लिंक रिएक्शन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बाकी कौन क्या बोलता है हमसे मतलब नहीं है, हमें यही पॉइंट याद करना है जो कि NCERT ने लिख दिया है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? क्रेब्स साइकिल। अब ये साइकिल कहाँ पे चलती है? ये साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये साइकिल भी कहाँ चलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये साइकिल कहाँ पे चलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही चलती है। और थर्ड साइकिल जो मतलब थर्ड प्रोसेस है ETS का, ये कहाँ पे चलता है? तो ये ETS चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, उसमें ही ETS साइकिल चलता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे और मैं बता दूं कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये आखिर कहाँ जनरेट होता है? आपको पता है कि ATP का प्रोडक्शन के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से होगा, और उस थ्योरी का जो हमारा की पॉइंट है वो यही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये पॉइंट मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बताया है। फोटोसिंथेसिस में एक बार केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी रेस्पिरेशन चैप्टर में नहीं दिया है, पर रेस्पिरेशन में ATP कैसे बनता है ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ही एक्सप्लेन करता है। इसलिए आप वहाँ पे जा कर के उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिए। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे जनरेट होता है? तो ये जनरेट होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। ये साइट मैंने बता दिया, ये क्या बताया मैंने? साइट बता दिया कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होगी। ओके, तो आज के दिन पे हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, बट ETS जो है इसको कल फ्रेश माइंड से कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ही लिंक रिएक्शन, और अगर डिटेल से पढ़ना है क्रेब्स साइकिल को तो आज का लेक्चर पूरा लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो ETS को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइए लिंक रिएक्शन को अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है
इसमें से ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब पढ़ना क्या है, लिंक रिएक्शन देन क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। देखिए अब इसका साइट कहाँ होगा, अभी अभी मैंने बताया, वापस से लिख दूँ। इसका साइट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ पे ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसका साइट हो जाएगा। इसका अदर नेम क्या होगा, इस रिएक्शन का अदर नेम, तो इस रिएक्शन को हम गेटवे रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो पायरुविक एसिड फॉर्म है वो इसी रिएक्शन के थ्रू कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे हम गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस रिएक्शन को जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं ये रिएक्शन होगा क्या। ग्लाइकोलिसिस से जो बना था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो बना था ग्लाइकोलिसिस से, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होगा, ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। हम यहाँ पे एक पायरुविक एसिड लेके चल रहे हैं, एक पायरुविक एसिड लिया है, बट पायरुविक एसिड होगा कितना, 2। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस बनता है, पर हम यहाँ पे एक पायरुविक एसिड लेके चल रहे हैं। ओके, तो पायरुविक एसिड हमने एक मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। आप फैक्टर को 5 याद कर लीजिए, ऐसे 5 याद कर लीजिए इस तरीके से। अगर 5 याद रहेगा तो ये फैक्टर आप देख सकते हैं, देखिए याद हो जाएगा ना। फिर एक तो यहाँ पे चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन, जो कि इस रिएक्शन के एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है। कौन, मैग्नीशियम आयन। दूसरा ये जो COA है इसे हम बोलते हैं कोएंजाइम A। तो यहाँ पे एक दूसरा चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं COA, और इसी को बोलते हैं कोएंजाइम A। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा नाम ऐसे, कोएंजाइम में। आप पढ़ेंगे थ्योरी में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कोएंजाइम A। ओके, 2 पॉइंट तो ये हो गया। और फिर क्या होगा, देखिए ये जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का होता है और एसिटिल कोएंजाइम A 2 कार्बन का होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कार्बन गया कहाँ, तो एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकला, अपना रूप चेंज कर लिया CO2 के फॉर्म में वो बाहर निकल गया एक कार्बन। तो यहाँ पे CO2 का भी प्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ रिएक्शन है जहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 3 चीज़ तो यहाँ पे हो गया, मैग्नीशियम आयन, कोएंजाइम A और CO2 निकल गया। मैंने बोला 5 चीज़ यहाँ पे है, तो बाकी का 2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए TPP। आपने बोला TPP कौन है, टीपू सुल्तान? नहीं, TPP मीन्स होता है थियामीन, थियामीन पायरोफॉस्फेट, थियामीन पायरोफॉस्फेट। देखिए मैंने यहाँ थियामीन लिखा है, इसको थायामीन नहीं पढ़िए आप, इसको थियामीन ही पढ़िए। क्यों, क्योंकि थियामीन मीन्स होता है विटामिन B1। तो कुछ बुक में विटामिन B1 भी लिखा हुआ है साथ में। यहाँ पे TPP मीन्स थियामीन पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है, और थियामीन मीन्स होता है विटामिन B1। ओके, तो ये यहाँ पे 2 प्रोसेस, 4 हो गए यहाँ पे। देखिए अब अगर आपको 5 याद रहेगा तो आप क्या होगा, आपने कौन सा पॉइंट नहीं लिखा है आप सोचने की कोशिश करेंगे। तो 4 हो गए, तो एक 5वां यहाँ पे जो होता है वो ये है कि एक मॉलिक्यूल, एक पायरुविक एसिड का काम चल रहा है यहाँ पे, मीन्स एक पायरुविक एसिड पे देख रहे हैं, तो एक पायरुविक एसिड से एक NAD कन्वर्ट हो जाएगा, एक NADH2।
यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। 1 NAD से 1 NaDH2 भी बन रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। 1 NAD से 1 NaDH2 भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 2 पायरुविक एसिड लेते तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम A का बनता, 2 CO2 यहाँ से रिलीज होता और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 भी बनता और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A का भी रिक्वायरमेंट होता, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A का भी रिक्वायरमेंट होता। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे एंजाइम कहाँ है, तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है, उस एंजाइम का भी नाम देख लिया जाए। मैं आप सिर्फ और सिर्फ एंजाइम लिख रहा हूँ और इस एंजाइम का नाम नीचे देख लें। यहाँ पे जो एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिससे बोलते हैं हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस एंजाइम का नाम ही है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ओके, इस एंजाइम का क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स क्यों बोलना है? क्योंकि इसमें 3 एंजाइम होता है। पहला हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा हो जाएगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। देखिए CO2 भी तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेज भी आएगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज हो जाएगा एक, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। और दूसरा थर्ड होता है एसिटिल ट्रांसफरेज, जो कि कोएंजाइम A को ट्रांसफ़र करता है, एसिटिल ग्रुप को कोएंजाइम A में ट्रांसफ़र करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम कौन होगा? तो आपको ये 2 समझ में आ रहा है, डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज। और जो एसिटिल ट्रांसफरेज है वो कोएंजाइम पे एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे एसिटिल ट्रांसफरेज बोलते हैं। बट NCERT में सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, तो आपको इतना ही याद रखना है। ये याद रखिए कि यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। तब आप, अगर आपने गलती से 4 लिखा हुआ है, 5वां कौन सा है आप सोच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 हो रहा है। पहला यहाँ मैग्नीशियम आयन चाहिए है, कोएंजाइम A चाहिए है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, NaDH2 प्रोड्यूस हो रहा है और TPP चाहिए है। TPP मीन्स थियामीन पायरोफॉस्फेट। ये थियामीन है। चलिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए छोटा सा कि इसको थियामीन क्यों मतलब थियामीन है तो थायामीन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम। देखिए, थियामीन मीन्स होता है विटामिन B1। थियामीन मीन्स क्या होता है? विटामिन B1 होता है। और थायामीन THYAMINE, थायामीन मीन्स होता है, थायामीन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? तो पिरामिडीन, PYRIMIDINE, पिरामिडीन होता है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है। तो इसको थायामीन पढ़िए और इसको थियामीन पढ़िए। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, क्या आपको पता है? इलियम। देखिए, ILEUM एक होता है और एक है ILIUM। ILEUM और IUM, तो ये जो होता है ये है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्ट ऑफ SI मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। और ये जो है ये है पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन, COAXAL। कॉक्सल बोन आप जानते हैं कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है, पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में 3 बोन होगा ना, पेल्विक गर्डल 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन के फ्यूजन से एक बोन बनता है जिन्हें हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। और यहाँ आप देखिए ILIUM होगा और ये होगा ILEUM। मैं भी इन दोनों टर्म में बहुत कंफ्यूज होता हूँ, तो याद करने के लिए आप देखिए सिंपल से ऐसे याद कर लीजिए। आप समझिए ये आपका स्टमक वाला रीजन है, उसी के नीचे तो ये कॉक्सल बोन प्रेजेंट होगा। ये कॉक्सल बोन कहाँ होगा? ये इसी के नीचे होगा।
ये आपका स्टमक का रीजन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होगा हमारा कॉक्सल बोन होगा। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए यहाँ पे होगा ILEUM, यहाँ होगा ILIUM। तो डिफरेंस किसका है, ई का है और आई का है। तो ABCD में ई पहले आता है, आई बाद में आता है। आपको जैसे याद हो याद रख लीजिए, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ABCD में ई पहले आता है तो ई वाला नाम ऊपर में रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, और कॉक्सल बोन में आई वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ABCD में आई बाद में आता है। ओके, तो याद करने के लिए किसी भी चीज़ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो किसी चीज़ से आप रिलेट कर लीजिए तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ये तो हमारा नोट में था, ऐसे ही हो गया ये। तो लिंक रिएक्शन हमारा इतना था। ये लिंक रिएक्शन का सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जो NAD है, NAD में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब NAD का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। NAD का रिडक्शन हुआ ना, जब NAD का रिडक्शन हुआ तो पायरुविक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, इसी पायरुविक एसिड से तो आएगा। ऑक्सीडेशन हुआ मीन्स ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, मीन्स देखिए आप CO2 भी निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नाम आपको क्लियर हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। आइए, लिंक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्रेब्स साइकिल। ये पेज इतना बचा हुआ यूज़ कर लिया जाए। क्रेब्स साइकिल, क्या आपको पता है ये साइकिल किसने दिया था? इस साइकिल को दिए थे हैंस क्रेब ने। कौन? NCERT में लिखा हुआ है नाम, हैंस क्रेब ने इस साइकिल को दिया था, इसलिए इस साइकिल का नाम हो गया क्रेब्स साइकिल। अब ये साइकिल होती कहाँ पे है? तो इस साइकिल की जो साइट होती है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही ये साइकिल होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है ये साइकिल। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगी। तो इसका कुछ अदर नेम भी होगा, देख लिया जाए। अदर नेम, तो इस साइकिल का अदर नेम क्या है? एक सेकंड, देखिए इस साइकिल का कुछ अदर नेम भी होगा। तो अदर नेम में इसका दो नेम है, निक नेम आप बोल लीजिए। तो इसका दो नेम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, शॉर्ट में बोले तो आप TCA साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एक इसका पहला नाम है, दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसे बोलते हैं। अब आप पूछेंगे ये नाम क्यों पड़ा, तो मैं बताता हूँ ये नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का, वो कौन है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस साइकिल का है सिट्रिक एसिड। कौन है? सिट्रिक एसिड इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमने इसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोल दिया। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन का होता है। इसका थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पे CH2 और ये C पे COOH लगा होगा, और यहाँ पे OH, और ऊपर वाला वापस से रिपीट CH2 COOH। ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 COOH ग्रुप हैं। कितने COOH थे? 3 थे। तो इस साइकिल का नाम क्या हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं?
TCA साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हमें पढ़ना है साइकिल को, तो साइकिल बड़ी है, यहाँ पे होगी नहीं, तो साइकिल चलाने के लिए हम फील्ड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे साइकिल आसानी से चल जाएगा। चलिए साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ये जो साइकिल होती है ये भी 10 स्टेप का रिएक्शन है, पहला पॉइंट तो आप ध्यान दीजिए, ये भी 10 स्टेप का रिएक्शन है, 10 स्टेप का रिएक्शन है। जैसे ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का था, 10 स्टेप का था, और ये भी कितने स्टेप में होगा, 10 स्टेप में होगा। तो इस साइकिल की स्टार्टिंग कैसे होगी, इस साइकिल में एक कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम OAA भी बुलाते हैं, प्यार से OAA बुलाते हैं, ये क्या करेगा, देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये क्या करेगा, पकड़ लेगा किसको, एसिटिल कोएंजाइम A को। लिंक रिएक्शन में क्या बना था, एसिटिल कोएंजाइम में, उसको ये पकड़ लेगा, एसिटिल कोएंजाइम A को ये ट्रैप कर लेगा। फर्स्ट एक्सेप्टर एसिटिल कोएंजाइम A का कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। देखिए बन गया ना सिट्रिक एसिड, क्या है ये, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, है ना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा ये सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बन गया, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज बोलते हैं, या फिर तो सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, ये CITRATE, सिट्रेट सिंथेटेज, या फिर इसे हम सिट्रिक एसिड सिंथेटेज भी बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो एसिटिल कोएंजाइम A है, इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होता है। तो आप बताइए इसमें कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन प्रेजेंट होगा। सिट्रिक एसिड में, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन होता है। अब इस पे एक एंजाइम आएगा, देखिए वो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम का नाम पहले देख लें, एंजाइम का नाम होगा एकोनिटेज, और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट पे वापस से यही एंजाइम एक्ट करेगा, एंजाइम होगा एकोनिटेज। देखिए एंजाइम वापस से कौन आया, एकोनिटेज, एकोनिटेज 2 बार आया। तो जो ये प्रोडक्ट बनाता है एकोनिटेज, सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एकोनिटिक एसिड में। सिट्रिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एकोनिटिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट करेगा, ये जो एकोनिटेज है सिट्रिक एसिड से एक मॉलिक्यूल वाटर को निकलवाया, समझिए पॉइंट को, सिट्रिक एसिड से एक मॉलिक्यूल वाटर निकला तो क्या बना, एकोनिटिक एसिड, और एकोनिटिक एसिड में जब एक मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा दूसरे जगह पे, तो ये बना देगा आइसोसिट्रिक एसिड। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनाना है, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनाना है। एकोनिटेज ने क्या किया, पहले एक मॉलिक्यूल पानी निकाला एक जगह से, और उसे ले जाके दूसरे जगह पे जोड़ दिया, तो जो कंपाउंड बना उसे हमने बोला आइसोसिट्रिक एसिड। क्या इतना आपको क्लियर है पूरी तरीके से? तो आगे चलते हैं हम, आइसोसिट्रिक एसिड का क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम आपको पता है, डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। देखिए हम कलरफुल पेन का यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, मैं अलग अलग पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करेगा, हम यहाँ पे देखिए एक एसिटिल कोएंजाइम A लेके चल रहे हैं, साइकिल में वन टाइम में 1 एसिटिल कोएंजाइम A ही इंटर करेगा, पर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम में, 2 एसिटिल कोएंजाइम में, मतलब साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलेगा,
बात समझ में आई? एक ग्लूकोज के लिए साइकिल 2 बार चलेगा, तो यहाँ पे होगा क्या, डिहाइड्रोजिनेज है तो ये काम वही पुराना वाला करेगा, NAD को कन्वर्ट कर देगा NADH2 में। एक मॉलिक्यूल लेके चले हैं तो एक NADH2 हमने बनाया, ठीक है। इसके बाद ये प्रोडक्ट जो बनाता है उसको बोलते हैं ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड होगा। इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। इस ऑक्सैलो, अभी तक देखिए सारे कंपाउंड 6 कार्बन के थे, सारे कंपाउंड 6 कार्बन के थे। साइक्लिक प्रोसेस है तो हमें OAA वापस से बनाना है, मतलब 4 कार्बन वापस से लाना है। तो 2 CO2 अगर हम निकाल दें, 6 कार्बन कंपाउंड से 2 CO2 निकाल दें तो 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए ये जो ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड है इससे क्या होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। CO2 निकलेगा तो एंजाइम कौन आएगा, डी कार्बोक्सिलेज। एंजाइम याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप देख रहे हैं मैक्सिमम जगह पे डिहाइड्रोजिनेज, डी कार्बोक्सिलेज, काइनेज एंजाइम लग रहा है। अभी यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम आएगा, आपको दिखेगा। डी कार्बोक्सिलेज है तो ये करेगा क्या, CO2 को बाहर निकाल देगा, और CO2 बाहर निकलेगा तो एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड एक 5 कार्बन का सबसे पहला और सबसे आखिरी कंपाउंड होगा। आखिरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद वापस से एक CO2 निकलने वाला है तो कंपाउंड 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड बना हुआ है ये पहला और आखिरी कंपाउंड होगा 5 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो रिएक्शन होने वाला है, इससे पहले हम थोड़ा रिएक्शन को नंबरिंग में दे दें, नंबरिंग कर दें। तो ये हुआ पहला रिएक्शन, ये हुआ दूसरा रिएक्शन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो पढ़ेंगे कौन सा होगा, छठा रिएक्शन बोल दें, 6th रिएक्शन होगा ये। और ये जो 6th रिएक्शन होता है, मेरी लाइन ध्यान से सुनिए, मज़ा आ जाएगा। ये जो 6th रिएक्शन होता है लिंक रिएक्शन के सिमिलर होता है। मीन्स जो 5 फैक्टर लिंक रिएक्शन में थे वही सब यहाँ पे होंगे। याद करना हुआ ना एकदम आसान। और प्रोडक्ट भी कुछ वैसा ही बनता है, आइए देखते हैं। तो वहाँ पे जो 5 फैक्टर थे क्या क्या थे कोएंजाइम A चाहिए था, और क्या, TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट, फुल फॉर्म आप वहाँ से देखिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए था, और क्या, यहाँ से CO2 निकल रहा था, CO2 को इसी पेन से निकालते हैं, यहाँ से CO2 निकल रहा था, और एक प्रोसेस हो रहा था कि जो NAD है वो कन्वर्ट हो रहा था NADH2, NADH2 में कन्वर्ट हो रहा था। और यहाँ जो एंजाइम होता है वैसा ही एंजाइम होगा, बोलेंगे हम इसे अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। अल्फ़ा KGA मीन्स अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का नाम आपको समझ में आ रहा है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटैरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम भी वैसा है, रिएक्शन भी सिमिलर है, और प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है, प्रोडक्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब देखिए ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है A है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया, ये 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया। कितनी कार्बन का है ये, 4 कार्बन का कंपाउंड है। मीन्स 5 कार्बन का ये पहला और आखिरी कंपाउंड था। अब साइकिल को देखिए कितना इजी साइकिल है, पहले डिहाइड्रोजिनेज आया, देन डी कार्बोक्सिलेज आया, और देन दोनों ही टूट पड़े, दोनों ही टूट पड़े। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए इसमें से ये जो कोएंजाइम A है ये निकलेगा, ये निकलेगा और बनाएगा क्या, इससे इसको बना देगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बना देगा। कोएंजाइम A निकला, प्रोडक्ट आया सक्सेनिक एसिड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सक्सेनिक एसिड। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है
एंजाइम का नाम होता है थायोकाइनेज। ध्यान दीजिए, एंजाइम कौन आ गया? काइनेज। तो काइनेज एंजाइम क्या करेगा? अपना पुराना वाला फंक्शन, बट यहाँ पे पुराना सा थोड़ा चेंज करता है, जीडीपी को कन्वर्ट करता है जीटीपी में, जो कि तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। मैंने बताया था जब मैं एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एटीपी में। जीडीपी एटीपी, जीडीपी से जीटीपी बनेगा और ये जो जीटीपी है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एंजाइम थायोकाइनेज है। काइनेज मीन्स आप जानते हैं ना, वही एटीपी वाला एंजाइम, पुराना वाला। तो ये भी कितने कार्बन का हुआ? सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का एक एसिड हुआ। अब ये जो सक्सेनिक एसिड है, इस पे एंजाइम आता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, बट ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। यहाँ पे तो NAD में कन्वर्ट हुआ था, बट यहाँ पे देखिए FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम FAD यूज़ हुआ। पूरे रेस्पिरेशन में FAD यहीं पे यूज़ होता है, पूरे रेस्पिरेशन में GTP यहीं पे फॉर्म होता है। ये दोनों प्रोसेस फर्स्ट बार यहाँ पे हो रहा है और लास्ट बार भी यहीं पे है। तो ये जो सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में। मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ा सा भी। फ्यूमेरिक एसिड, ये जो सक्सेनिक एसिड है कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, और ये भी कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। अब कहीं भी CO2 नहीं निकलेगा। CO2 अब पूरे साइकिल में कहीं नहीं निकलेगा। 2 बार लगातार निकला था बस, और इसके बाद कहीं नहीं निकलेगा। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है फाइनली बना देगा ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, मीन्स साइकिल को देखिए ये कंप्लीट कर देगा। साइकिल आप अपने कॉपी में नोट कीजिए तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि पूरा साइकिल वीडियो में नहीं आ रहा है। देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस था, साइकिल कंप्लीट हुआ, पर ये लास्ट स्टेप में थोड़ा सा कुछ लिखना है अभी। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, वापस से देखिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया तो अपना यूजुअल काम करेगा। क्या करेगा? ये NAD को तुरंत कन्वर्ट कर देगा NADH2 में। NAD को किस में कन्वर्ट कर देगा? NADH2 में कन्वर्ट कर देगा। और ये पूरा जो हमने पढ़ा इसे ही क्या बोलेंगे? क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल हुआ। ओके, इसमें मैंने H2O का बीच बीच में H2O निकलता है, ऐड होता है। H2O के कैलकुलेशन को नहीं बताया क्योंकि NCERT में नहीं दिया हुआ है। NCERT में नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन भी काफ़ी ईयर्स से नहीं आ रहा है। इधर नीट में तो नहीं आया, अपने AIPMT में पहले आया हुआ है, तो H2O का कैलकुलेशन नहीं याद करते हैं हम। तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। देखिए ये 6th रिएक्शन था, तो यहाँ पे ये होगा 7th रिएक्शन, ये होगा 8th रिएक्शन, 6, 7, 8 सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड। सॉरी यहाँ पे बीच में एक और होगा, सॉरी देखिए ये जो फ्यूमेरिक एसिड है यहीं पे पहले ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में देखिए 10 स्टेप रिएक्शन है, आपको याद करने का बेनिफिट मिलेगा इसका। देखिए 8 हुआ तो 8 के बाद 9th यहाँ होगा और ये वाला 10th स्टेप आएगा। मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूँ, देखिए ये 9th है देन 10th है, और यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस, जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो मात्र एक एंजाइम लगता है, वही आपको याद करना है, FUMARASE। ये एंजाइम का नाम यहाँ पे याद करना है बस। फ्यूमरेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड को पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। समझ रहे हैं आप? पूरे साइकिल में ये एक पॉइंट थोड़ा सा मिस था, वो मैंने वापस से बना दिया। ये पॉइंट वापस से यहाँ पे मैंने लिख दिया है।
तो आप भी नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। आइए यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाए, कुछ ऑब्जर्वेशन पेंसिल से। देखिए, एक CO2 यहाँ पे निकला और दूसरा CO2 यहाँ पे निकला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसी तरीके से एक NaDH2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, एक NaDH2 यहाँ पे 6th रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक NaDH2 लास्ट रिएक्शन में 3rd नंबर का NaDH2 यहाँ पे है। ये क्या होगा? 2nd नंबर का होगा। और एक FADH2 भी बन रहा है और एक मॉलिक्यूल ATP भी बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ATP भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कुछ नोट्स पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। ये जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसे एक जगह पे लिख लेते हैं। पहले तो ये साइकिल अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो नोट्स यहीं साइड में बना लिया जाए, यहीं से शुरू करते हैं, जो एक्स्ट्रा होगा नेक्स्ट पेज ले लिया जाएगा। ये कंप्लीट आ नहीं रहा है, मैं वापस से एक बार दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके आप लिखिए। ओके, आइए कुछ नोट्स पॉइंट यहाँ पे हो जाए। सबसे पहला कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है। 1 डिग्री लिख रहा हूँ यहाँ, मतलब प्राइमरी है, सॉरी यहाँ CO2 एक्सेप्टर नहीं, CO2 एक्सेप्टर तो फोटोसिंथेसिस में होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में आप लिख सकते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? तो आंसर होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। साइकिल में आपको दिख रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? ये सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का है? ये 6 कार्बन का। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। थर्ड में देखें अगर हम, तो एंड प्रोडक्ट देखते हैं इस रिएक्शन में, हमें एंड में मिल क्या रहा है? एंड प्रोडक्ट क्या है कि CO2 और H2O में सारा कंपाउंड, जो कंपाउंड था एसिटिल कोएंजाइम में, वो CO2 और H2O में ब्रेक हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल एंजाइम, जितना भी एंजाइम चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, इस साइकिल के लिए जितना भी एंजाइम और कोफैक्टर चाहिए होता है, वो सब कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑल एंजाइम एंड कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर दिस साइकिल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे ये साइकिल हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होगा। इट्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होके आया है, कई सारे टेस्ट सीरीज में मिलता है। इवन जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भी ये बताया जाता है। सेल में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो टीचर वहाँ पे भी इस पॉइंट को बताते हैं कि सारा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, बट एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं है। क्या आपको उसका नाम पता है? इस साइकिल में से क्या आप उस एंजाइम को ढूंढ सकते हैं? तो वो एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखिए वो यही वाला एंजाइम है, वो एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता है। एक्सेप्ट एंजाइम का नाम हो जाएगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम आपको समझ में आ रहा है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के
इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आइए फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट देख लें। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि NAD भी यूज़ हो रहा है और FAD भी यूज़ हो रहा है, दोनों ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। बट ग्लाइकोलिसिस में और लिंक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ NAD यूज़ हुआ था, FAD यूज़ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। और एक पॉइंट जो कि मैंने बोला था सिक्स्थ स्टेप में लिख दें कि ये जो 6 नंबर का रिएक्शन है, ये जो 6 नंबर का रिएक्शन है ये किसके सिमिलर है? लिंक रिएक्शन के सिमिलर है। तो ऐसे लिख दें, सिक्स्थ स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, या फिर तो लिखते हैं क्रेब्स साइकिल ही, क्रेब्स साइकिल इज सिमिलर टू लिंक रिएक्शन। किसके सिमिलर है ये सिक्स्थ रिएक्शन? लिंक रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शन है। किसके सिमिलर है? लिंक रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है, मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा विच रिएक्शन इज सिमिलर टू लिंक रिएक्शन, और ऑप्शन में दे दे जब आइसोसिट्रिक एसिड से कन्वर्ट हो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से, या फिर तो ऑप्शन में दे दे जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और ऑप्शन में दे दे जब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो मैलिक एसिड में। तो इस तरीके का ऑप्शन बना सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो ये रिएक्शन जो ये रिएक्शन है लिंक रिएक्शन के सिमिलर होगा, लिंक रिएक्शन के सिमिलर होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और ऑब्जर्व कर लें। देखिए 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितना? 2 CO2, और NADH2 कितना है? 1, 2 और 1 इधर था। देखिए कंप्लीट जितना हमें ऑब्जर्व करना है साइकिल आ रहा है इस टाइम। एक NADH2 यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। 3 NADH2, 2 CO2, 1 FADH2, 1 GTP। क्या इतना समझ में आ रहा है? एक साइकिल में जब हम एक एसिटिल कोएंजाइम ए को लेके चलेंगे तो 3 NADH2 बनेगा, 1, 2, 3, 2 CO2 निकलेगा, 1 FADH2 बनेगा और 1 ATP बनेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि FADH2 कौन से रिएक्शन में बनेगा? तो जब सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में तब बनता है। कभी कभी कन्फ्यूजन में ये लग जाता है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सेनिक एसिड में। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइकिल आपको अच्छे से आना चाहिए। इस साइकिल को आप अगर बुक कॉपी की हेल्प बिना लिए अगर आप बना ले रहे हैं तो आपको ये साइकिल याद है और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 CO2 निकला, 3 NADH2 निकला, 1 FADH2, 1 ATP। इस पॉइंट को हम यहाँ 7 तक हुआ था, सॉरी 6 तक हुआ है, 7th पॉइंट में नोट करेंगे। देखिए ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 7। एक टर्न ऑफ कैल्विन बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कैल्विन साइकिल बाद में ना याद आने लगे। मतलब जब आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों पढ़ लेते हैं तो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे इन सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, इन सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, सिंगल टर्न मतलब जब एक एसिटिल कोएंजाइम ए यूज हो, 1 एसिटिल कोएंजाइम ए यूज हुआ है। तो सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 क्या हुआ है? प्रोड्यूस्ड। 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड है। 1 ATP ये भी क्या है? प्रोड्यूस्ड है, और साथ में 2 CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है, रिलीज। तो आइए थोड़ा रिएक्शन का नाम लिख लें हम, कौन से रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये जो 3 NADH2 है ये कौन से रिएक्शन में निकल रहा था? कौन कौन से रिएक्शन में? देखिए प्लीज, देखिए जो 3 NADH2 है ये एक 4th रिएक्शन, एक 6th रिएक्शन
और एक 10th रिएक्शन में है। 4, 6, 10। मैं वहाँ पे सिर्फ नंबरिंग लिख दूंगा ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको वो ध्यान में रहे। 4th, 6th और 10th रिएक्शन में रिलीज हो रहा है NaDH2 और FADH2 कहाँ हो रहा है 8th रिएक्शन में और 7th में ATP और 5 और 6 में CO2। आइए इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करें। NaDH2 कौन कौन से में था 4, 6, 10 में, 4th में था, 6th में था और 10th में था। 4th, 6th, 10th में। FADH2 किस में था 8th रिएक्शन में था और इसके जस्ट पहले 7th में क्या था ATP था और इसके जस्ट पहले 2 रिएक्शन में मीन्स 5th एंड 6th रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये नंबरिंग नहीं याद रखना है, कौन सा रिएक्शन था रिएक्शन याद करना है आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है। देखिए इसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन अगर मैं जो आता है वो ये हो जाएगा। मैंने बताया था कि इस पूरे साइकिल में 5 कार्बन का मात्र एक कंपाउंड है, तो एक ये भी हो जाएगा ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि ओनली 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या होगा और 3-4 ऑप्शन बन जाए तो आंसर करेक्ट क्या होगा इसका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। आप पूरा नाम लिख लीजिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 9th नंबर में देखिए 9th नंबर में ये आ सकता है कि जो 4 कार्बन का कंपाउंड है उसका ऑर्डर बताइए। इसको ऐसे लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल में ऑर्डर पूछ ले या फिर तो ऑप्शन में बना के 3-4 कंपाउंड लिख के पूछ ले इसमें से कौन सा 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो ऑर्डर क्या होगा लिख लेते हैं और फिर इस ऑर्डर को याद कैसे करेंगे उसकी एक ट्रिक भी देखते हैं। ये क्या हो जाएगा SUCCINYL कोएंजाइम A था जो कि कन्वर्ट हुआ था सक्सेनिक एसिड में, ये कन्वर्ट हुआ था किसमें F फ्यूमेरिक एसिड में और ये कन्वर्ट हुआ था मैलेइक एसिड में और फाइनली ये भी कन्वर्ट हो गया था किसमें वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, ये पहले तो ऑर्डर हो गया ये क्या हो गया ऑर्डर हो गया। आप ऑर्डर को याद कैसे करेंगे, देखिए एक ब्रांड है सफोला, सुना होगा आपने, सफोला एक ब्रांड है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए अपने बायोलॉजी के लिए। इस ब्रांड को आप ऐसे पढ़िए SAFMOLA, साफ मोला पढ़ लीजिए ठीक है, इसको आप साफ मोला पढ़ लीजिए और ये ट्रिक का थोड़ा सा काम करेगा। S से क्या हो जाएगा, या S से 2 नाम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम है और सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप ए से नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि ए से यहाँ पे एसिटिक एसिड तो यूज़ नहीं हो रहा है, एल से भी नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी नहीं है। तो ये सिंपल सा मेरा ट्रिक था जिससे मैंने याद किया हुआ है। अगर आपको ठीक लगता है तो याद कीजिए, वरना आप अगर डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये क्या था क्रेब्स साइकिल का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, उन सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया है। अभी एक पॉइंट और है जो कि हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पेज में एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को लिखेंगे जो कि 10th नंबर का पॉइंट है। तो नेक्स्ट पेज में पहले वो देख लिया जाए क्या देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट हम। देखिए जो अभी जितना भी रिएक्शन हमने पढ़ा है उन सारे रिएक्शन को आइए एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है साथ में 2 ADP यूज़ हुआ, साथ में 2 NAD भी यूज़ हुआ और ये ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप में कन्वर्ट हो गया था पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। ठीक है,
ये पहला था। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा एरोबिक में ही, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन में क्या था, ये पायरुविक एसिड ही यूज हुआ था। कैसे था, ये पायरुविक एसिड प्लस NAD, पायरुविक एसिड प्लस NAD कन्वर्ट हो गया था एसिटिल कोएंजाइम A। पूरे रिएक्शन को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वही लिख रहे हैं। तो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, एसिटिल कोएंजाइम A 2 कार्बन का है, तो प्लस क्या होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल भी निकलेगा, और ये जो NAD था वो कन्वर्ट हो जा रहा था NADH2 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ये एक पायरुविक एसिड्स था, पर अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें तो 2 पायरुविक एसिड आएगा, तो 2 बार इस रिएक्शन को देख लिया जाए, मीन्स 2 पायरुविक एसिड का केस देख लें। तो 2 पायरुविक एसिड को रिक्वायर्ड होगा 2 NAD, जो कि बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। इतना आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से इतना समझ में आना चाहिए। आइए थर्ड रिएक्शन जो कि NCERT में भी लिखा है, इससे देख लिया जाए, क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल का ऐसे सम अप करके रिएक्शन NCERT ने लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या होगा। क्रेब्स साइकिल में यहाँ देखिए 2 एसिटिल कोएंजाइम है, A है, पहले हम एक को भेजते हैं। एक एसिटिल कोएंजाइम A जब गया तो साथ में देखिए यहाँ पे 3 NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 3 NAD यूज़ हुआ है। एक FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक FAD यूज़ हुआ है। एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक ADP यूज़ हुआ है, और 2 CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये पेज तो देखिए ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, इसके साथ में 3 NAD जाएंगे और एक FAD जाएगा और एक ADP जाएगा, और रिएक्शन में आएगा क्या रिजल्ट में, देखिए ये जो एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल CO2 बना देगा, 3 NAD कन्वर्ट हो जाता है 3 NADH2 में, है ना, और क्या होगा, एक FADH2 बना देंगे और साथ में एक मॉलिक्यूल ATP बना देंगे। पर एसिटिल कोएंजाइम A है कितना, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 बार इस रिएक्शन को देख लिया जाए। ऊपर वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई प्लस 6 NAD यूज़ होगा आपकी बार, प्लस 2 FAD होगा, प्लस ये जो ADP है यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या देगा, 2 CO2 की जगह पे अब 4 CO2 आएगा, 6 NADH2 आएगा, प्लस FADH2 का भी 2 मॉलिक्यूल, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ATP का भी आएगा। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तो आइए इसमें से जो ग्लूकोज के लिए है, मीन्स ये वाला पहला इक्वेशन मान लें, ये वाला दूसरा, क्योंकि एक ग्लूकोज से तो यही वाला रिएक्शन चलेगा ना, और इस वाले रिएक्शन को तीसरा रिएक्शन मान लिया जाए। ये क्या हो जाएगा, तीसरा रिएक्शन, और तीनों रिएक्शन को जोड़ के देख लिया जाए। ये तीनों रिएक्शन को जोड़ लिया जाए, पहला, दूसरा और तीसरा, तो देखिए कटेगा क्या क्या, कुछ पॉइंट कट रहे होंगे, जैसे ये 2 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड कट गया, 2 पायरुविक एसिड कटा ना, ऐसे ही और क्या पॉइंट कटेगा, ध्यान दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में से यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A भी कट गया। ये 2 पॉइंट यहाँ पे कट रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटिल कोएंजाइम में से 2 एसिटिल कोएंजाइम में कट गए। अब आइए रिएक्शन को सम करें, तो क्या हुआ, ग्लूकोज तो यूज़ होगा, प्लस अब देखिए नेट NAD कितना यूज़ हुआ, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 6 यहाँ पे है, 6 2 2 10 NAD, 10 NAD यहाँ पे यूज़ हुआ। FAD तो मात्र यहीं पे है, तो 2 FAD भी यूज़ हुआ, प्लस ADP कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, देखिए 2 ADP यहाँ पे है, 2 ADP यहाँ पे है, मतलब टोटल 4 ADP यूज़ हुआ,
है ना। टोटल 4 ADP यूज़ हुआ और ये बनेगा क्या फिर, अब रिएक्टेंट साइड में जोड़ के देखते हैं। देखिए 4 CO2 यहाँ पे है, 2 CO2 यहाँ पे है, तो टोटल कितना CO2 हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन जाएगा। देखिए 6 कार्बन से 6 CO2 बन गया और साथ में 10 NAD कन्वर्ट होगा, तो आप सम करेंगे तो आएगा 10 NADH2 प्लस में 2 FAD से 2 FADH2 और ये 4 ADP कन्वर्ट हो जाएगा 4 ATP में। अब देखिए NCERT ने किस रिएक्शन को दे रखा है, थोड़ा सा हम देख लें। NCERT ने सिर्फ पायरुविक एसिड से दिया है। अगर हम दूसरा और तीसरा रिएक्शन को ऐड करें, अभी जो हम कॉपी में बनाए थे उसमें से अगर हम दूसरा रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन को ऐड करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरा रिएक्शन होगा ना। इस रिएक्शन को भी हम लोग लिख लिया जाए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शन होगा और यूज क्या होगा और बनेगा क्या, देखिए यहाँ से NCERT ने बताया हुआ है। यहाँ पे NCERT ने वाटर का भी लिखा हुआ है 2H2O, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। हम लोग इसे ही देख के नोट कर लेते हैं कॉपी में। आप ऐड भी करेंगे, ये किसको किसको ऐड करने पे आएगा, दूसरा वाला और तीसरा वाला ऐड करके हम दिखाते भी हैं, तो यही बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इतना। देखिए NADH2 को ऐसे भी लिखा जाता है NADH प्लस H प्लस, तो इसीलिए ये 4 कंपाउंड, ये 4 इन्होंने लिखा हुआ है। NADH2 को NADH प्लस H प्लस भी लिखते हैं, NADH प्लस H प्लस भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लिखा गया NCERT में। तो आइए यहाँ पे अगर हम, ये कब आया, जब हमने पहला प्लस में दूसरा प्लस में तीसरा रिएक्शन को सम किया। पर अगर हम बाकी के दो रिएक्शन, ये पूरा जो रिएक्शन होगा सेल के अंदर का है, सेल के अंदर का रेस्पिरेशन का रिएक्शन हमने बना दिया, सेल के अंदर का रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। पर आइए थोड़ा सा अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं, दूसरा प्लस तीसरा वाला लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब दूसरा और तीसरा आप जोड़ेंगे, देखिए दूसरा ये है, तीसरा ये है, एसिटिल कोएंजाइम में से एसिटिल कोएंजाइम में कैंसिल हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में से एसिटिल कोएंजाइम ए कैंसिल हो जाएगा और इन्होंने एक पायरुविक एसिड से लिया है, तो हम चलिए 2 से ही निकाल लेते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो वो वाला आएगा। देखिए यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड यूज़ हुआ, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NAD यहाँ है, 6 NAD यहाँ है, टोटल कितना 8 NAD, 8 NAD हो जाएगा। और यहाँ पे तो अब रिएक्टेंट साइड कुछ नहीं है, यहाँ क्या क्या बचा, 2 FAD है प्लस में 2 ADP है। ये पूरा 2 पायरुविक एसिड का रिएक्शन है और NCERT ने 1 पायरुविक एसिड का लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये अब प्रोसेस हम कहाँ का देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का देख रहे हैं। ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देख रहे हैं। और अब बनाएगा क्या, यहाँ पे बनेगा टोटल, देखिए 6 CO2, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, टोटल 6 CO2 बनाएगा। ये सुनने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्शन को नोट करके खुद आप ऐसे बनाइए तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए 6 मॉलिक्यूल CO2 का हुआ प्लस 8 NAD कन्वर्ट हो जाएगा 8 NADH2 में, 2 FAD कन्वर्ट होगा 2 FADH2 में और 2 ADP कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP के मॉलिक्यूल में। ठीक है, 2 ATP के मॉलिक्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए कुछ यहाँ कैलकुलेशन भी हो जाए। देखिए ये 10 NADH2 है तो टोटल ATP यहाँ कितना होगा, 10 इंटू में 1 NADH2 से 3, यहाँ पे 2 FADH2 है तो 2 इंटू में 1 FADH2 से 2 आता है। मैंने एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड में ये पॉइंट बताया था, यहाँ पे 2 और ये हुआ 4। अगर आप इसको सम करेंगे तो ये आएगा 38 ATP। एक ग्लूकोज को अगर हम लेके चलें तो 38 ATP आएगा, एक ग्लूकोज को लेके चलें तो 38 ATP आएगा। आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, दूर दूर पे, बहुत पास पास नोट करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब अगर हम 2 पायरुविक एसिड लेके चलें तो देखिए, अगर हम 2 पायरुविक एसिड लेके चलें, उससे पहले आइए इन सारे रिएक्शन का निकाल लिया जाए।
ग्लाइकोलिसिस में क्या था, 2 ATP यहाँ से डिफरेंट पेन का यूज़ करके निकालते हैं। देखिए 2 ATP यहाँ से है प्लस 2 NADH2 है, तो 2 × में 3, ये टोटल प्लस करने पर कितना आ जाएगा 8 ATP। ये पॉइंट तो हम लोगों ने कल भी देखा था, कल मीन्स प्रीवियस सेकंड लेक्चर में ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था। अब लिंक रिएक्शन में आते हैं। अगर लिंक रिएक्शन में जब एक पायरुविक एसिड यूज़ होगा तो इस रिएक्शन में कितना बनेगा, एक NADH2 मीन्स 3 ATP, दैट इज़ 3 ATP बनेगा जब एक पायरुविक एसिड यूज़ होगा। अगर 2 पायरुविक एसिड यूज़ हुआ तो 2 × में 3 = 6 ATP होगा। अब क्रेब्स साइकिल से देखें, ये NADH2 अभी कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। अभी ETS हमने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में ETS आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये NADH2 जब ETS में जाता है तब ATP बनेगा। कैसे बनेगा वो तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। देखिए 3 NADH2 है तो ये हो जाएगा 3 × में एक NADH2 से 3 ATP, तो ये कितना हो जाएगा 3 × में 3। एक FADH2 से कितना आएगा, 2 ATP आता है, और एक ATP ऐसे ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक ATP ऐसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 9 और ये 3 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 आया है तो आप इस रिएक्शन का निकाल के देखिए 24 ATP आएगा, 12 ATP 24 ATP। ये सब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में इतना हुआ, लिंक रिएक्शन का ये है, ये क्रेब्स साइकिल का है। आप इसे अलग अलग कीजिए, खुद से कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में नेट कितना प्रोड्यूस हुआ अगर हम देखें तो 8 × में 3 और ये हो जाएगा 2 × में 2 और यहाँ से 2, तो ये नेट कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24 और 2 × 2 = 4, 28 और 2 30। देखिए 30 क्यों नहीं आया, यहाँ पर देखिए 24 है और यहाँ पे 6 है, और इन्हीं दोनों रिएक्शन को तो हमने ऐड किया है, तो 24 और 6 कितना होगा 30 होगा, और 30 में 8 ऐड कर दीजिए तो 38, जो कि इस वाले में आ रहा है। इस वाले में देखिए ये 38 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको ये पूरा ATP का जो कहानी है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कहाँ से कितना ATP किस रिएक्शन से निकल रहा है, तभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा हुआ हूँ वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अगर हमने एक सुक्रोज लिया, क्या एक सुक्रोज लिया तो नेट कितना ATP प्रोड्यूस होगा बताइए। तो एक सुक्रोज से क्या होगा, 2 ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज से होता है 38 ATP, तो 2 से कितना हो जाएगा 38 × 2 = 76 ATP। ओके, यहाँ भी 76 ATP हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है, अगर हम एक पायरुविक एसिड को लेके चलें तो आपने अभी ऑब्जर्व किया एक पायरुविक एसिड के लिए देखिए क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ पे तो 2 पायरुविक एसिड लिया था, ये 2 पायरुविक एसिड है ना, पर जब एक लेंगे तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 NADH2 एक FADH2 एक ATP बनेगा। एक पायरुविक एसिड से 4 NADH2 एक FADH2 और साथ में एक ATP बनेगा। आप निकालेंगे तो 4 × में 3 हो जाएगा, 1 × में 2 हो जाएगा, 1 = 4 × 3 = 12, 2 14 1 15 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि एक एसिटिल कोएंजाइम A से, तो आप निकाल सकते हैं एक एसिटिल कोएंजाइम A से क्या होगा, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो एक NADH2 होता है, तो यहाँ से एक आप हटा दीजिए तो मीन्स 3 NADH2 होगा। आप पिछला रिएक्शन को जाइए और गिनिए, गिनती करेंगे तो आपको याद होगा, समझ में आएगा, पर याद नहीं करना है, याद तो आपको साइकिल करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। तो ये आएगा 12 ATP नेट, 15 ATP ऊपर, यहाँ पे 12 ATP आएगा। ये आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आ गया कि एक अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड ले लिया तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करके लिखिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ बस, 9 ATP बनेगा तब।
आप ऑब्जर्व करके लिखिए कितना NADH2 है, कितना FADH2 है, कितना ATP है। इसी तरीके से अगर एक PgAl लिया तो क्या होगा, इसमें देखिए 40 ATP बनेगा। इसका भी ऑब्जर्वेशन आप लिखिए। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं 40 क्यों होगा, यहाँ पे 38 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शुरू के रिएक्शन में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP यूज़ होता था ना, पर अगर आप डायरेक्ट PgAl ले लेंगे तो वो ATP यूज़ कहाँ होगा। अगर आपने ग्लूकोज लिया होता तो ग्लूकोज से ATP रिएक्ट करता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और देन फ्रक्टोज में भी एक ATP यूज होता और फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनता। पर वो 2 ATP तो यूज़ नहीं हुआ, मैंने डायरेक्ट PgAl ले लिया तो वो 2 ATP जो यूज़ हो रहा था नहीं यूज़ हुआ, तो नेट गेन हमारा 40 ATP का आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। ये जो है आप लास्ट पेज में अभी जो हमने बताया, ये 10th पॉइंट उसी के बाद लिखिएगा आप। मीन्स वो जो 10th पॉइंट है इस पॉइंट्स के बाद लिखिएगा, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे अब इस लेक्चर का। ये कॉपी भी गिरी जा रही है। अब इस लेक्चर का एक लास्ट पॉइंट देखिए, फ्रॉम वन ग्लूकोज से क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड में देखें तो 10 NADH2 टोटल प्रोड्यूस हो रहा है, 10 NADH2 हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, FADH2 हो रहा है। 10 NADH2 और 2 FADH2 एंड 4 ATP प्रोड्यूस होता है। अब ये जो 10 NADH2 है, ये 2 तो आता है ग्लाइकोलिसिस से, बाकी के 2 आता है लिंक रिएक्शन से, और बचा हुआ 6 आता है क्रेब्स साइकिल से। बचा हुआ 6 कहाँ से आता है, क्रेब्स साइकिल से। FADH2 कहाँ से आता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल से आता है। दोनों FADH2 क्रेब्स साइकिल से ही आते हैं। और ये जो ATP है, इसमें 2 ATP आता है ग्लाइकोलिसिस से, और बाकी का 2 ATP क्रेब्स साइकिल का जब 2 टर्न चलेगा तब प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हैं आप ये। उसी तरीके से जो एक ग्लूकोज से टोटल 6 CO2 मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें से 2 CO2 बनेगा लिंक रिएक्शन में, और 2 CO2 बनेगा 2 + 2 यानी कि 4 बनेगा क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो इतना टॉपिक पूरा अभी तक कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसके बाद बचता है कि ये जो NADH2 हैं, मीन्स जो टॉपिक होगा आपकी बार वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। बोले तो ETS पढ़ना है, आप उनको ETS पढ़ाना है और आप लोग को ETS पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ETS देखेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए।